साथियों, बहुत भयावह स्थिति है। ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिस चुनाव में सैकड़ों लोगों को शहीद नहीं करवाया जाता हो। पुलवामा का हमला हुआ, उस समय से वामन मेश्राम कह रहे हैं, हम लोग उस समय से कह रहे हैं, ये हमला बाहर के लोगों ने नहीं किया है, करवाया गया है। 300-400 किलो आईडीएक्स बाहर से भारत में कैसे घुसा। पुलवामा में हमारे कम से कम 42 नौजवानों को मारा और वो नौजवान कह रहे थे कि हमें एयरलिफ्टिंग करवाया जाए, एरोप्लेन से यहां से वहां भेज दिया जाए, मगर उनकी बात को नहीं माना। कुछ लाख रुपए की बात थी, नहीं माना सरकार ने। क्यों नहीं माना? क्योंकि सरकार के पास 8 दिन पहले खबर थी कि इन लोगों को मारा जाने वाला है। पहले से जानकारी थी। भारत सरकार के पास आईबी का रिपोर्ट था और सरकार को मालूम था इन लोगों को मारा जाने वाला है। तो सरकार ने सोचा, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग हुई, उनको मालूम हो गया कि ऐसा होने वाला है। सरकार ने होने दिया, इसलिए होने दिया अगर ये मर जाते हैं तो हम लोगों को पाकिस्तान 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 मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने का मौका मिलेगा। और क्योंकि हमारे पास, नरेंद्र मोदी के पास लोगों के सवालों के कोई जवाब है नहीं, तो सारा मामला पाकिस्तान की तरफ लेके जाया जाए। ये सारा षड्यंत्र इन लोगों ने किया। ये षड्यंत्र समझने की जरूरत है। उसमें मरने वाले शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं। समझ लो, एक राजभर भी है हमारे लोग। इसलिए साथियों, ये लोगों ने हमारे लोगों को मारा। पाकिस्तान तो दूसरा देश है, दूसरे देश से हमारे देश में आरडीएक्स का मटेरियल कैसे आया, गाड़ी कैसे आई, रोकने का काम क्यों नहीं किया? पुलिस तुम्हारे पास, मिलिट्री तुम्हारे पास, सिक्योरिटी तुम्हारे पास, सीआईडी तुम्हारे पास, सीबीआई तुम्हारे पास, आईबी तुम्हारे पास, क्यों नहीं रोका? तुमको 8 दिन पहले मालूम, क्यों नहीं रोका? इसका मतलब है पाकिस्तान ने 42 लोगों को नहीं मारा, तुम नहीं मारा। तुम पाकिस्तान का नाम ले रहे हो। तुमको मालूम था, बचाने का काम तुमको करना था, तुमने बचाने के बजाय उनको मरवाया और नाम पाकिस्तान का ले रहे हो। तुम ही जिम्मेदार हो। इसलिए साथियों, ये षड्यंत्र जो ईवीएम मशीन के साथ हो रहा है, इसको डाइवर्ट करने के लिए और ईवीएम मशीन का जो षड्यंत्र भारत पर थोपा गया है, उसके डायवर्शन करने के लिए, दिशा बदलने के लिए सारा षड्यंत्र हो रहा है। इसे समझने की साथियों जरूरत है। सरकार तुम्हारी है मोदी जी, रक्षा मंत्री तुम्हारा है राजनाथ सिंह, आईबी, सीबीआई, सीआईडी, सारी सुरक्षा एजेंसी तुम्हारे नियंत्रण में। फिर भी आरडीएक्स की गाड़ी, उधर गुजरात के नंबर की गाड़ी आपके यहां कैसे आई? 40 जवानों को शहीद कैसे कराया? किसने कराया? यह बात की खुलासा अभी 2 दिन पहले सतपाल मलिक जी ने, जो उस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे, अभी नहीं है, उस समय उनको चुप कराया गया, पद से रहते हुए उनको चुप भी शादी गई। लेकिन अब जब कोई देखो, जो ईमानदार आदमी होता है ना, वो जब मतलब किसी भी तरीके से अपने शरीर पर, अपने मन पर बोझ लेके मरना नहीं चाहता। वो बताना चाहता है कि मैं उस समय बंधा हुआ था, आज सतपाल मलिक बंधे हुए नहीं है, फ्री हैं। और उन्होंने उस समय की बात को अभी खोला। हम तो पहले भी जानते थे, समाज को, हमने लाखों लोगों को समाज को संबोधित करते हुए कहा उस समय से हम कह रहे हैं इस बात को। वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, उस समय से कह रहे हैं। वामन मेश्राम जी की वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो अभी सतपाल मलिक जी ने उसमें आखिरी कील ठोक दिया और कहा, उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया कि सरकार की नालायकी की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से 40 सेना के शहीदों को मरवाने का काम किया, 40 जवानों को मरवाया। टू फेरी देयर पीपल, बिकॉज इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? जी, आपसे? ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं।
होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री refused to give. Yes, and I told it to the Prime Minister same evening कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है, और उन्होंने कहा और इसके बारे में चुप रहो। मैं ये बोल भी चुका था एक दो चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज है, वो हमें बोलने दो। मैं कहा ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ है कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे में चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying मुझे is लग both गया the था, Prime मैं Minister, आपसे शेयर कर सकता जी। हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली, एंड वी विल गेट क्रेडिट Yes. एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। हीन भावना हमारे समाज में पैदा हो रही है। दूसरे नंबर पर शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, शिक्षा में हम पिछड़े हैं। यहाँ बैठा हुआ कोई भी मुझे ग्रेजुएट नहीं दिखाई दिया, केवल एक साथी के अलावा। पछाड़ा गया शिक्षा में। सामाजिक रूप से हमारा अपमान होता है, शिक्षा में हमको पछाड़ा गया। आज भी हमारे बच्चे दलिया खिचड़ी खा करके चले आते हैं, आपकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। और राजनीतिक रूप से भी हमारे लोगों को पछाड़ा गया है। राजनीति में पीछे है क्या आगे है? पीछे है ना। सामाजिक आर्थिक तौर पे तो हमारे लोगों की बद से बदतर स्थिति है, बहुत भयानक बात है। तो ये सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से हमारे समाज के लोगों को, बहुसंख्यक लोगों को, जिनकी संख्या 85 से 90% है, उन लोगों को पछाड़ा गया। बी फॉर बैकवर्ड। ये बी का मतलब पिछड़े से है। SC ST OBC के लोगों को हम जोड़ रहे हैं जो पिछड़े लोग हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, ये संगठन के नाम में ही है हमारा। ए, बी के बाद में ए आता है। ए का मतलब होता है एंड। और कौन है इस पिछड़ेपन का शिकार? तो एम फॉर माइनॉरिटी। एम का मतलब है अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी। मुसलमान भी पिछड़े हैं कि नहीं है? सिख लोग पिछड़े हैं कि नहीं है? ईसाई लोग पिछड़े हैं कि नहीं है? जितने अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, ब्राह्मण धर्म को छोड़ करके, वो सारे लोगों को पछाड़ा गया है। तो उनको भी हम मिलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं? अच्छा काम है, बताइए। तो एम फॉर माइनॉरिटी, BAM, 3 शब्द हो गए। सी का मतलब है कम्युनिटीज, एक समुदाय, एक समूह। किन लोगों का? ये जो SC ST OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, इनमें से जो पढ़े लिखे लोग पैदा हो गए, नौकरी पेशा में आ गए संविधान की वजह से, उन अधिकारी कर्मचारी लोगों ने एक समूह बनाया, एक कम्युनिटी बनाई। E फॉर एम्प्लॉइज लोगों ने। F मीन्स फेडरेशन, एक महासंघ। तो ये जो संगठन है जो मैंने वाम से बताया है आपको, ये अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और इनसे धर्म परिवर्तित जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन के अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, उन लोगों का एक महासंघ है। तो उन्होंने क्या सोचा, क्यों बनाया ये संगठन वाम से? क्योंकि हमारा तो उद्धार हो गया, कल्याण हो गया, हमको तो नौकरी मिल गई, हम तो संविधान की वजह से पढ़ लिख गए। लेकिन अभी भी हमारे समाज में लाखों लाख लोग ऐसे हैं, गांव देहात में रहते हैं, जो आज भी भूखमरी के कगार पर हैं। उन लोगों को जोड़ने के लिए और जगाने के लिए ये वामसिक संगठन बनाया। पढ़े लिखे लोगों ने वामसिक को बनाया और अपनी नौकरी में से समय निकाल करके गांव-गांव जाकर के समाज के लोगों को जागृत किया। वो जागरण का फायदा क्या हुआ मालूम है? इसके पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका नाम था मान्यवर कांशीराम साहब। वामसिक के सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर कांशीराम साहब थे। लेकिन आप लोगों को जानकारी क्या है? बहुजन समाज पार्टी केवल कांशीराम साहब ने बनाई। गलत नहीं, जानकारी सही है, मगर पार्टी बाद में बनाई, पहले संगठन बनाया। 5-6 साल तक
लगभग 10 साल से 10-12 साल तक कांशीराम साहब ने 1973 से लेकर के 84 तक 11 साल तक पूरे भारत में तमाम एससी बीसी के पढ़े लिखे लोगों को जगाने का काम किया, इकट्ठा करने का काम किया राजनीति के माध्यम से। तब 84 में आकर के उन्होंने पार्टी बनाने का काम किया। इसका मतलब क्या है? पहले समाज होता है, बाद में राजनीति होती है। जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें जितनी मजबूत होंगी, उस समाज की राजनीति उतनी ही मजबूत होगी। पहले समाज को तैयार करो, समाज तैयार हो जाएगा, भाईचारा हो जाएगा लोगों में, आपस में, तो इस देश के हुक्मरान बन जाओगे, राजा बन जाओगे। अभी तो जाति जाति के बीच में झगड़ा लगाने का काम होता है। तो दुश्मन हजारों साल से हमारे बीच में कर रहा है। जाटव को यादव जी से लड़ाया, यादव जी को पाल जी से लड़ाया, पाल जी को कुर्मी से लड़ाया, और सभी लोगों को मुसलमानों से लड़ाया, हिंदू और मुसलमान कराया, हमारे लोगों को मरवाया। ये काम हजारों साल से इस देश के शासक जाति के लोग कर रहे हैं। हमको आपस में लड़ा रहे हैं और देश पर राज कर रहे हैं। लड़ाने में उनका फायदा है। किसी भी तरीके से आपस में जाति जाति के बीच में धर्म के नाम पर लड़ाने में दुश्मनों का फायदा है, और ना लड़ने में हमारा फायदा है कि नहीं है? अभी तो मैं बहुत देशी देहाती उदाहरण देता हूं आप लोगों को, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। उदाहरण क्या है? आप लोग के मोहल्ले गली में कुत्ते घूमते होंगे। कुत्ते में भी एक पत्थर उठा करके फेंक के मारो, कोई भी मारे, आप मारो, मैं मारो, कोई भी मारे, महिला मारे, लड़की मारे, कोई भी पत्थर मारे कुत्ते में, कुत्ता क्या करेगा? चिल्लाएगा, काटेगा नहीं? काटेगा तो नहीं, काटेगा, थोड़ी देर के लिए भाग जाएगा। आप किसी में मारो, बेवजह मारो किसी में, तो काट नहीं सकता। क्या नहीं काटेगा, दोबारा काटेगा, बाद काटेगा, दौड़ाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपने कुत्ते में पत्थर मारा, वो आराम से अपना काम कर रहा है, कोई छेड़ नहीं रहा है, आपको दौड़ा नहीं रहा है, फिर भी आप ऐसे ही मार रहे हैं उसको बेचारे को। तो कुत्ता आपको काटने के लिए दौड़ेगा। क्यों? आपको क्यों काट रहा है भाई? चोट तो पत्थर ने मारी उसको, पत्थर लगा जाकर के उसमें, पत्थर से कुत्ते को चोट लगी, डंडे से चोट लगी, तो डंडे को या पत्थर को काटना चाहिए उसको। काट किसको रहा है? फेंकने वाले को, मारने वाले को काट रहा है। इसका मतलब क्या है? कुत्ते के अंदर दिमाग है, कुत्ते के अंदर दिमाग है, जानवर है, मगर फिर भी समझता है कि दुश्मन पत्थर नहीं है, डंडा नहीं है दुश्मन जिससे मुझे चोट पहुंची, दुश्मन फेंकने वाला है, मारने वाला है, इसलिए वो उसको, इंसान को काटता है। समझ रहे हैं? हमारे लोगों में दिमाग नहीं है, हमारे दुश्मनों ने हमारे लोगों के दिमाग को पूरी तरीके से खराब कर दिया है। उसी दिमाग को ठीक करने के लिए हम लोग गांव-गांव मीटिंगें ले रहे हैं। कैसे? अब यादव जी को या किसी साक्य जी को ब्राह्मणों ने काम पे लगाया, ये जाटव बहुत बढ़ रहे हैं, उनको ठीक करो। बेवजह ही, कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई पढ़ा लिखा आदमी अच्छा कमा के खा रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, और उसको समझा दिया ये ज्यादा बोल रहा है, ठीक करो इसको। यादव जी ने थोड़ी बहुत मतलब किसी को आफत बोल लेने की बात है, वो आकर झगड़ा करने लगा, बिना वजह गाली गलौज कर दी, तो होगी आपको झगड़ा पानी, लड़ाई होगी। अब इधर से जाट, अभी मैं अगर कम होता हूं तेरे से, मैं भी ठीक करूंगा तुझे, जाता हूं अभी तेरे खिलाफ मैं एफआईआर करता हूं, SC/ST एक्ट लगाता हूं तेरे ऊपर में। बाबा साहब ने मुझे भी संविधान में अधिकार दिया है, और उसको एप्लीकेशन भी लिखना नहीं आता है, मगर दूसरा ब्राह्मण उधर जाता है, कहता है ये देख रहे हैं यादव वास्तव में बहुत बढ़ रहा है यार, गरीब आदमी को पीट रहे हैं, समझ रहे? इनको ठीक करना होगा, इसको ठीक करना होगा बिल्कुल। और हाँ बड़े जी बताओ, मेरी गलती बताओ भाई, मुझे आकर खाना गाली गलौज देने लगा, मारने लगा एकदम बिना मतलब के। कोई बात नहीं, इसको सही करा देते हैं, चल थाने पर। बोले बोलते तो एप्लीकेशन लिखना आता, कोई बात नहीं, मैं लिखता हूँ, तो उठा लगा। वो ब्राह्मण इधर जाटव को लेकर के एप्लीकेशन खुद लिखेगा, ऐसे मारेगा, कई सारे एग्जाम्पल हैं, उस पर अंगूठा टिकवाएगा,
और थाने में जाएगा और पैसा नहीं पर हाले 500 ले चिंता मत कर, पीछे ना हटियो किसी भी कीमत पर। और उधर यादव से और यादव को आपस में जाकर को झगड़ा लगा दिया, साले जिंदगी भर मुकदमा लड़ रहे हैं। जो कुछ कमा खा रहे हैं सब वकीलों को और सब न्यायालय को दे रहे हैं। जो अपने अच्छे बच्चों लोगों को पढ़ा लिखाना चाहिए, खिलाना पिलाना चाहिए, वो वैमनस्यता में घुस गए। ये एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, ऐसे हजारों केस हैं। और इस तरीके से दोनों को ठिकाने लगाता है दुश्मन। और संख्या हजारों की तादाद में यादव रहते हैं, साक्या रहते हैं, हजारों की तादाद में जाटव रहते हैं, वाल्मीकि भाई रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, संख्या इनकी ज्यादा। और उसका एक या दो घर गांव की, और वो दोनों को आपस में कांटे से कांटा निकालने का काम कर रहा है, दोनों को आपस में मरवा रहे हैं। सारे देश में यही नौटंकी चल रही है। कम संख्या वाले लोग ज्यादा संख्या वाले लोगों के ऊपर में राज कर रहे हैं। कम संख्या वाले लोग जो ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकते, सरपंच तो बड़ी बात है, प्रधान तो दूर की बात है, सदस्य नहीं चुन सकते हैं अपने वोटों के आधार पर, वो लोग देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। चुन रहे क्यों चुन रहे? मुख्यमंत्री बना रहे हैं वो लोग, जो अपने वोटों के आधार पर अपने गांव का प्रधान या सदस्य नहीं चुन सकते, वो देश का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। हम लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, लड़ाने में उनका फायदा है, हमारा नुकसान है। मिलजुल करके रहने में, भाईचारा पैदा करके रहने में हमारा फायदा है। तो हमको क्या काम करना चाहिए? भाईचारा बनाना चाहिए ना, या किसी के बहकावे में आकर के अपने आप को जिंदगी भर के लिए काटे होना चाहिए, दुश्मनी पैदा करनी चाहिए। मैंने उदाहरण क्या दिया था आपको? कुत्ते के अंदर में पत्थर मारा, पत्थर ने कुत्ते को चोट पहुंचाया। कुत्ते के अंदर दिमाग है, कुत्ता पत्थर को छोड़ देता है, फेंकने वाले को काटता है। हमारा आदमी क्या सोचता है? यादव मेरा दुश्मन है। पंडित जी ने तो मुझे FIR लिख करके, इन्होंने तो मुझे साथ दिया था, ये मेरा भाई है। जो असली दुश्मन है उसको भाई समझ बैठा है गलती से। और जो भाई है, अपना बड़ा भाई है, हम एक माँ बाप पूर्व खानदान की संतान हैं, हमको मिलजुल रहने की जरूरत है, उसको अपना दुश्मन मान लिया, साथ को दुश्मन मान लिया। यादव जी को, जाट साहब को, जो भाई है उसको दुश्मन माना। जो दुश्मन है, देश के लिए खतरा है, जो विदेशी है, उसको दोस्त मान बैठे हैं। जन्म से लेकर के मरने तक, और मरने के बाद में स्वर्ग पहुंचाने तक का ठेका हमने उनको दे रखा है। आज उनके शरीर पर जो चमड़ी है ना, चर्बी चढ़ी हुई है, भैंसा हो रहे खाता करके हराम का माल लूट रहे हैं। आप लोग दिन भर दिन रात मेहनत कश लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं, दोपहर नहीं देखते, और जैसे ही फसल घर में आती है वो सीधा आ जाता है घर में। यादव जी क्या जाता है, साक्या जी क्या जाता है, पाल जी क्या जाता है, बैठ जाइए, सब क्या जाता है। बोले भंडारा कर लो, तो दान पुण्य कर लो, कथा भागवत बिठा लो। हराम का खाने वाला आदमी, अरे मेहनत किया साल भर तक, उन्होंने 50-60 कुंटल दाल पैदा किया, जो भी किया वो सारा मुफ्त में लेके जा रहा है धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर। कितना भयानक बात है। ये खीर भी साले फावड़ा भी दर्शन नहीं करता है, हराम के खा करके चर्बी चढ़ा रहा है, दान पुण्य के नाम पर लूट रहा है, डकैती डाल रहा है। और ये सिलसिला हजारों साल से चल रही है, चल रही है। और हमारे लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं, आते कि नहीं आते? तो अभी हमारे लोगों को समझदार होने की जरूरत है। अपने आप से होंगे या करना पड़ेगा उनको? अपने आप से होने वाले नहीं हैं। हम जैसे पागल लोग गांव गांव घूम रहे हैं। अब मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, अनुभव के आधार पर, और आप लोग डेली जान रहे हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूं, केवल आप झेल रहे हैं डेली मेरी बातों से, केवल मैं याद दिला रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नई बात बता रहा हूं, आप सभी लोग जानते हैं, मगर उस पर अमल नहीं करते हैं। किसी किताब में लिखी है? कोई बताने वाला है? जिसकी समस्या उसी को समाधान निकालना होगा। अगर भूख आपको लगी है और मैं खाना खाई तो आपकी भूख मिट जाएगी? नहीं ना। खाने के लिए आप ही को करना पड़ेगा, आपके मुंह में जाएगा तो ही आपकी भूख मिटेगी, पेट भरेगा तो। अब मैं लड़ रहा हूं अकेला, मैं इकट्ठा करने का काम कर रहा हूं लोगों को, मैं जोड़ रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं लोगों के बीच में आया हूं, तो अपने हिस्से की लड़ाई आपको लड़नी चाहिए, लड़नी चाहिए।
हैं? वही तो करवाने के लिए आया हूं मैं आपसे। भाई मैं खाऊंगा तो मेरी भूख मिटेगी, मैं लड़ूंगा तो मुझे हिस्सेदारी मिलेगी, मुझे नौकरी मिलेगी, मैं पढ़ूंगा तो मैं अच्छा आदमी बनूंगा, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, IAS PCS कराऊंगा। आप कराओगे, आपके बच्चे आगे आएंगे। मगर आपको तो काम, मेरी तो समझ में आ गया, आपको तो दुश्मनों ने काम पर लगा रखा है आपस में लड़ने के लिए, जाति जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। अरे भैया ये तो घर का बहुत बढ़ रहा है, तो इसको ठीक करो जरा, है बर्बाद कर दिया। तो ऐसे बर्बादी से हमको बचना है। ये काम आज की तारीख में RSS और भाजपा के गुंडे डेली कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं। देख रहे क्या चल रहा है देश में? आप देखिए, कोई भी न्यायिक संस्था, लाखों केस पेंडिंग हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। बाप केस लड़ता रहता, मर गया, बेटा केस लड़ रहा है, फैसला फिर भी नहीं हो रहा है। और ये दुश्मन लोग हम लोगों से जो वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर आपको दे के गए, उस वोट के अधिकार को भी आपसे छीन लिया। रोजी रोटी तो छीन ही लिया, मगर सही प्रतिनिधि, वास्तविक तौर पर अच्छा आदमी को सांसद बनाने का, अच्छे आदमी को विधायक बनाने का जो अधिकार आप लोगों को मिला है, बाबा साहब ने लड़ झगड़ के जो दिया है आपको संविधान में, उस अधिकार को, वैल्यू को जीरो कर दिया, शून्य कर दिया, शून्य कर दिया उसकी वैल्यू को। कैसे कर दिया? अभी आप लोग वोट डालने जाते हैं स्कूल में, कोई भी वोट हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, प्रधानी का हो, कोई भी हो, तो क्या होता है पता है? EVM मशीन में जाकर के बटन दबाते हैं। भाजपा के विरोध में अगर आपने बटन दबाया, साइकिल को दबाया, हाथी को दबाया, चारपाई को दबाया, कांग्रेस को दबाया, किसी को भी दबाया, वोट भाजपा को ही जाता है। वोटों की चोरी हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है, बिल्कुल हो रही है। डकैती बढ़ रही है, चोरी नहीं कहेंगे, डकैती। सामूहिक डाका डाला जा रहा है वोटों का। चोरी छोटी होती है, डकैती बड़ी होती है, डाका डल रहा है वोटों का। आप नहीं चाहते हो, फिर भी वो सरकार में आते हैं, विधायक बनते, शासन करते हैं, और खुल्लम खुल्ला वो भाजपा के गुंडे कहते हैं काई को वोट डालियो, सरकार तो भाजपा की बनेगी, हमारा ही देगा। गुंडागर्दी है कि नहीं है? आपस में बात मत करो, आप लोग सारे जानते हैं, मैं केवल याद दिला रहा हूं, मैं क्रम से आपको याद दिला रहा हूं। साथियों, बहुत भयावह स्थिति है। ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिस चुनाव में सैकड़ों लोगों को शहीद नहीं करवाया जाता हो। पुलवामा का हमला हुआ, उस समय से वामन में साहब कह रहे हैं, हम लोग उस समय से कह रहे हैं, ये हमला बाहर के लोगों ने नहीं किया है, करवाया गया है। 300-400 किलो IDX बाहर से भारत में कैसे घुसा? सरकार तुम्हारी है मोदी जी, रक्षा मंत्री तुम्हारा है राजनाथ सिंह, IB, CBI, CID, सारी सुरक्षा एजेंसी तुम्हारे नियंत्रण में, फिर भी IDX की गाड़ी, उधर गुजरात के नंबर की गाड़ी आपके यहां कैसे आई? 40 जवानों को शहीद कैसे कराया? किसने कराया? यह बात की खुलासा अभी 2 दिन पहले सतपाल मलिक जी ने, जो उस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे, अभी नहीं है, उस समय उनको चुप कराया गया, पद रहते हुए उनको चुप भी शादी गई। लेकिन अब जब कोई, देखो, जो ईमानदार आदमी होता है ना, वो जब मतलब किसी भी तरीके से अपने शरीर पर, अपने मन पर बोझ लेके मरना नहीं चाहता, वो बताना चाहता है कि मैं उस समय बंधा हुआ था, आज सतपाल मलिक बंधे हुए नहीं है, फ्री है। और उन्होंने उस समय की बात को अभी खोला। हम तो पहले भी जानते थे, समाज को, हमने सवाल लाखों लोगों को समाज को संबोधित करते हुए कहा उस समय से हम कह रहे हैं इस बात को। वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, उस समय से कह रहे हैं, वामन मेश्राम जी की वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो अभी सतपाल मलिक जी ने उसमें आखिरी कील ठोक दिया और कहा, उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया कि सरकार की नालायकी की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से 40 सेना के शहीदों को मरवाने का काम किया, 40 जवानों को मरवाया। ये भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने गोधरा कांड करवाया था इस समय में,
इनके समय में कार्यकाल में उस सरकार के अंदर में यह सारा कांड हुआ। अब ये सारी चर्चा पूरे भारत में फैल रही थी, पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया। अरे ये सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस सरकार ने सेना के 40 शहीदों जवानों को शहीद कराया, बदनामी दुनिया भर के लोग थूक रहे हैं आज भाजपा के ऊपर में, केंद्र सरकार के ऊपर में। इस चर्चा को दबाने के लिए अभी लोगों को जो अपराधी थे, अतीक अहमद हो या उसका भाई हो या उसका बेटा हो, जो अपराधी थे, हमें उससे कोई मोहब्बत नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, मगर उसके लिए दोषी के लिए न्यायालय है। और भारत के संविधान में मौत से आगे कोई सजा नहीं होती है, फांसी की सजा संवैधानिक रूप से दी हुई है। ये कि नहीं है? जो दोषी है न्यायालय उसको दोषी ठहराए, उसको फांसी की सजा सुनाए, कोई आपत्ति नहीं है। मगर लोगों को जानवरों की तरह से मार दिया जा रहा है, गोली से शूट किया जा रहा है। उस शहीदों की घटना को, सरकार की लापरवाही को दबाने के लिए एक नई घटना खड़ी कर दी उन्होंने। अभी वो चर्चा बंद हो गई, ये चर्चा शुरू हो गई, अतीक अहमद को मार दिया, बहुत अच्छा दिया, मिठाइयां बांटो। ये है समस्या। एक चर्चा को दबाने के लिए दूसरी चर्चा खड़ा करते हैं। एक समय में जब भारत के टुकड़े हुए, पूरे देश को घरांगन की तरह बांट दिया, पाकिस्तान बना दिया, धर्म के नाम पर बांट दिया। मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, हिंदू इधर रहेंगे, बांटा धर्म के नाम पर। कांग्रेस उस समय सरकार ठीक नहीं थी, मतलब कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी थी। कांग्रेस चलाने वाले जो शासक जाति के लोग थे, ऊंची जाति के लोग थे, उन लोगों ने, कांग्रेसियों ने उन ऊंची जाति के शासक जाति के 3.5% जाति के लोगों ने भारत का तोड़ने का काम किया। फिर दोबारा बांग्लादेश बांट दिया, फिर दोबारा एक बार भारत के टुकड़े करने का भयंकर साजिश हो रही है, फिर तोड़ने का काम हो रहा है। ये दुश्मन लोगों ने कई बार भारत के टुकड़े किए। चीन की सीमाओं तक हमारा जो साम्राज्य था, सम्राट अशोका के समय, मौर्य वंश में मौर्य साम्राज्य हुआ करता था सम्राट अशोका के समय में, उस समय नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, वहां तक इतना बड़ा भूखंड था भारत का, तोड़ तोड़ के विदेशियों ने भारत के टुकड़े कर दिया। फिर एक बार जो भारत को तोड़ने की साजिश चल रही है, मगर अब तोड़ने नहीं देंगे दोस्तों। अब इन विदेशियों की नाक में दम कर दिया हम लोगों ने, जो भारत के संविधान को जलाने का काम कर रहे हैं। मालूम है आप लोगों को, इस भाजपा की सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की प्रतियों को संसद मार्ग पर जलाया कि जलाया था। संविधान द्रोही लोग हैं ये। हमको भी अवसर मिलेगा, जब हमको अवसर मिलेगा तो साथियों, ऐसे संविधान जलाने वालों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाएंगे। पहुंचाना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। संविधान नहीं दिया है, संविधान द्रोही लोग हैं, देश द्रोही लोग हैं, ऐसे उनको बख्शेंगे नहीं दोस्तों, किसी भी कीमत पर। अवसर मिलेगा सबको। जब कांग्रेस का शासन होता था तो लोगों को लगता नहीं था, जब काशीराम साहब ऐसे गांव में मीटिंग लेते थे ना, तो हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग कहते थे, काशीराम तो क्या दिमाग खराब हो गया है आपका? अरे हम जन्मजात कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस को छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। सही बात है, हाँ, हम नहीं छोड़ेंगे। अरे तुम क्या कर लोगे भाई? लेकिन वो लगे रहने से लगातार 5 बार सरकार बनी कि नहीं बनी? हम भी पागलों की तरह लग रहे हैं। आज हमको भी अवसर मिलेगा। कांग्रेस गई काम से, अभी भाजपा का राज आ गया। ये भाजपा जो है, किसी समय में इनकी जमानतें जब्त होती थी, कोई कैंडिडेट नहीं मिलता था। जो ईवीएम में घोटाला करके आज सरकार चला रहे हैं, आपके वोटों की डकैती डाल करके जो सरकार चला रहे हैं, इनको जनसंघ में एक भी कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए पैसा देने के बाद भी कोई चुनाव लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता था, अपनी बेइज्जती समझता था। सारा कांग्रेस का राज है, हम कैसे लड़े भाई? नहीं, हम लड़ेंगे। आज उनकी सरकार है, ईमानदारी से नहीं, बेईमानी से है, वोटों की चोरी करके बनी है। और इस ईवीएम के विरोध में भंडाफोड़ करने की परिवर्तन यात्रा वामन विश्राम साहब कन्याकुमारी से लेकर के चले हैं, कश्मीर तक जाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश के पूर्वी एरिया में चल रही है और हम लोग पश्चिम से लेकर के चल रहे हैं। हम इधर तैयारी कर रहे हैं, उधर से वो लोग लेके आ रहे हैं। उसी के तहत ये बैठक आज आपके गांव में हो रही है।
अब कुछ लोगों को आश्चर्य होगा, पहले से पता नहीं था, हम तो ये हॉल में बैठने की जगह नहीं मिलती। मैं जानता हूँ इमरजेंसी में लोगों का टेस्ट होता है। अगर आपके गांव में आग लग जाए तो कोई कहेगा अरे पहले से नहीं मालूम थी कि आग लगने वाली है, नहीं तो हम ड्रम पे ड्रम पानी टैंकर खड़ा करके रखते हैं। कहता कोई? कहता क्या? नहीं कहता ना। अरे इमरजेंसी है, देश में इमरजेंसी लगी हुई है। इमरजेंसी में जो सामाजिक ईमानदारी रखने वाले लोग होते हैं उनका टेस्ट होता है। ये भागने वाले लोग हैं या भिड़ने वाले लोग हैं, चिंता मत करो, ये टेस्ट है। किसी भी समय में आपदा आ सकती है, आ रही है। लोगों को सरियाम मारा जा रहा है। जब हमारा आपका नंबर आएगा तभी जाकर होंगे, तभी समझ में आएगा। तो ये इमरजेंसी है। मैं तो सल्यूट करता हूं आप लोगों को कि संक्षिप्त मैसेज में बहुत कम समय में आप इतने सारे लोग यहाँ 50 की संख्या में, हमारी माता बहनें भी आई हैं, हमारी बिटिया भी आई हैं, और यहाँ पर इतने सारे समझदार लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको सलाम करता हूं, इतने कम समय में आप लोग इकट्ठे हुए। इसका मतलब समझदारी की बात है। आप भीड़ नहीं है, आप समाज में लीड करने वाले लोग हैं। इमरजेंसी के वक्त में आप लोग आगे आकर के लड़ने वाले लोग हैं। इससे साबित होता है साथियों। अभी देश के अंदर में हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी 24 का चुनाव आने वाला है। 24 के चुनाव में सारी पार्टियां टाल ठोक रही है। बसपा कह रही है भाजपा को हराएंगे, सपा कह रही है हम भी भाजपा को हराएंगे, दूसरी अन्य पार्टियां तू कह रहे हैं हम भी हराएंगे। आज की तारीख में बसपा अकेले के दम पर हरा सकती है? इसका एक भी विधायक नहीं है जिसका विधायक नहीं है, वो हरा पाएगी? वो तो संभव है, मतलब हरा ना पाएगी। मतलब ये हमारा सुनिए, एक मिनट सुनिए, आपके सवाल जवाब करेंगे फिर उसकी। और वो क्या कह रही है? हम किसी से गठबंधन भी नहीं करेंगे। बहन जी क्या कह रही है? नहीं, हम अकेले लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे ना, सब उनके साथ धोखा हुआ है ना। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को रोकना संभव है? एक भी सांसद विधायक नहीं है जिसका। कैसे है? तो 10 है। अरे अभी हो गया ना, अब उसकी पहले 14 में तो जरूरत है ना। एक था। तो ऐसी स्थिति में अकेले के दम पर बसपा बीजेपी को रोकना संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी, उसका भी बीजेपी को रोकना आज की तारीख में संभव नहीं है। ना ही कोई उनके पास में प्लान है। एक जाति के नाम पर कोई भी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। सभी के लिए आपको प्लान बनाना होगा, सभी को बाएं खोल करके आपको रखना पड़ेगा। सारे लोग आ जाओ, मगर दुश्मनों से सावधान रहना होगा। ये 1 लीटर जीवनदायी दवा है, इससे जीवन मिलता है। इसके अंदर अगर 2 बूंद अगर जहर डाल दिया जाए, लोगों को जिंदगी मिलेगी या मौत मिलेगी? नहीं पी लो इसको, ये जिंदगी पता नहीं इसमें जहर डाला हुआ है, ये जीवनदायी दवा है, पी लो। बाबा साहब मिशन के साथ में गद्दारी हुई, धोखाधड़ी हुई। सांप का चरित्र होता है, नाग का चरित्र होता है डसना, काटना, जहर उगलना। वो कभी भी आपसे प्यार नहीं कर सकता है। चींटी और हाथी कभी भी दोस्त बन सकता है? बताइए, नहीं ना। चींटी और हाथी, चींटी तिनके के समान है, फूंक मारो उधर जाकर गिरती है। हाथी विशालकाय जानवर है। हमारा समाज भी हाथी के समान है। बहुतायत में बहुत बड़ी संख्या है, और जिनकी संख्या चींटी के समान है वो पार्टी में घुस गए और सारा बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जैसे मोदी का नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, वैसे ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बुद्ध से ज्यादा समझदार है क्या बसपा चलाने वाले लोग? बाबा साहब से ज्यादा समझदार है क्या? जी नहीं। बाबा साहब ने, बुद्ध ने, काशीराम साहब ने क्या नारा दिया था? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। नारा ही बदल गया। कैसे दुश्मनों को हराएंगे? अखिलेश भैया है हिम्मत हराने की? ये सारे लोग अपनी संपत्तियों को बचाने में लगे हुए हैं। ये सारे लोग जेल जाने के डर से लगे हुए हैं। अगर ये हराएंगे तो ईवीएम का मुद्दा उठा करके दिखाएंगे। ईवीएम की बात उत्तर प्रदेश
बंद करके दिखाए। उत्तर प्रदेश में ही है ना ये लोग, इसके बाद है नहीं। बहन जी बात उठा कर दिखाए। कल आपका संगठन है ना, अगर बहन जी का संगठन है, बसपा के लोग गाँव में हैं, आदेश करे बहन जी, अगर हिम्मत है तो हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, हम गांव-गांव में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेंगे। देखो क्या होता है फिर। बात सही है, मगर वो करने वाली नहीं है। जैसे ही आंदोलन किया दोस्तों, अगले दिन जेल की सलाखों में पीछे होगा। शुरू में कहा बहुत किसका कहने में और करने में अंतर होता है। कहने में तो 21 पार्टी के लोगों ने कहा, एक्शन प्लान क्या है उनके पास में? एक्शन तो हम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी कहा अभी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म, पता है आप लोगों को? एनसीपी के शरद पवार ने कहा राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म। 31% वोट हुआ करता था काशीराम साहब के समय में, अभी कितना है? 12%। 2024 का चुनाव खत्म होने के बाद में 0 पे आउट हुआ। जो लोग कोई 1-2% राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता आज भी तो कल खत्म होने वाली है। क्या है बताने का रास्ता? समझ रहे हैं आप? मैं मेरी बहन जी के साथ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, उनके सिद्धांतों के साथ है। क्योंकि बहन जी ने सिद्धांत छोड़ दिए, महापुरुषों के उनकी विचारधारा छोड़ दी, इसलिए लोगों ने उनको छोड़ दिया। सिद्धांत ही पूंजी होते हैं। अगर पूंजी है तो दूसरा भी कारखाना लगा सकते हैं आप लोग, पूंजी नहीं है बर्बाद हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमको रास्ता बनाना होगा। हमने क्या प्लान बनाया है? हम लोग भाजपा को रोकने के लिए पूरे भारत में एससी बीसी की सारी पार्टियों को लेकर के साथ चलेंगे और सब मिल बांट करके एक एक सीट पर हम लोग प्लान बनाएंगे। एक एक सीट गिरेगी, ये सीट, ये 5 सीटों पर तुम लोग हमारे सारे लोगों को जिलाएंगे। एससी के नेता, बीसी के नेता, सारे देश के लोग, सबको एक साथ लेकर के तब बीजेपी को सारा विपक्ष इकट्ठा करने के लिए लगे हुए हैं। और जो इस महागठबंधन में शामिल नहीं होगा, चाहे वो बहन जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, इसका मतलब आप लोग कहीं न कहीं ये लोग भाजपा के समर्थन में रखते हैं। क्योंकि अकेले की तो औकात है नहीं हराने की बीजेपी को। मिलकर साथ लड़ाएंगे तो ही हम इसको परास्त कर सकते हैं, वही जमीन में गाड़ सकते हैं भाजपा को। 24 के चुनाव में 10 सीटें कोई लेके आ रहा है, 20 सीटें कोई लेके आ रहा है, 25 कोई लेके आ रहा है, 50 कोई लेके आ रहा है। मिली जुली सरकार होगी नहीं होगी? विपक्ष जीतेगा नहीं जीतेगा? जीतेगा तो निश्चित तौर पर बीजेपी हटेगी, और नहीं तो क्या होगा? 2024 के बाद में आरएसएस 100 साल पूरी हो रही है। 1925 में आरएसएस बना, 2025 में उसको 100 साल पूरी हो रही है, और उसने कसम खाई हुई है कि अगर 24 का चुनाव पिछली बार में जीता तो बाबा साहब के संविधान को बदल देंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे। संविधान बन गया उनका। 2025 में संविधान बदलने की बात हो, अभी तो जलाना शुरू कर दिया उन्होंने। जलाया नहीं जलाया? संसद मार्ग पर भारत के संविधान को जलाया नहीं जलाया? उन संविधान द्रोहियों ने आज भी संविधान की शपथ लेते हैं सारे लोग, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, सारे लोग लेते हैं, और उस संविधान के विरोध में आज फैसले हो रहे हैं। लोगों के बोलने की आजादी पर पाबंदी लगाई जा रही है। तो ये लोग मिलजुल के चुनाव नहीं लड़ेंगे, गठबंधन नहीं बनाएंगे, सारे लोग मिलकर एक साथ नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी को रोकना संभव नहीं है। ईवीएम के खिलाफ में आवाज अगर नहीं उठाएंगे, रोकना संभव नहीं है। अगर सारे लोग मिलकर के हंगामा काटते हैं, भारत बंद करते हैं, तो गारंटी के साथ में बीजेपी औंधे मुंह गिर जाएगी। क्या करना चाहिए मैं आपसे पूछता हूं? गांव को लड़ाना तो क्या करना चाहिए? मिलजुल के चुनाव लड़ना चाहिए महागठबंधन बना करके 2024 का, या अकेले लड़ना चाहिए? पार्टी तो जन पार्टी है, हम समाजवादी को हमको वोट दे दे। मैं क्या बोल रहा हूँ? मिलजुल करके, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ सर? मिलजुल करके अलग अलग सीटें शेयर करके सब लोग अपने अपने सीटों को जिताओ, सब एक दूसरे के साथ में लड़ो। यह काम करना चाहिए, अकेले अकेले लड़ना चाहिए? अकेले नहीं, अकेले तो नहीं रह पाएंगे। यही मैं कह रहा हूं। तो इसके लिए अभी महागठबंधन बनाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ईवीएम का भंडाफोड़ करने के लिए, ईवीएम का बंदोबस्त करने के लिए देश में भारत बंद का ऐलान होगा। उस भारत बंद में आप लोग भी शरीक होंगे। अभी आने वाले समय में 30 तारीख को, 31 अप्रैल को पिछड़ी जाति की जाति जनगणना को लेकर के भारत बंद का ऐलान किया हुआ है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से। हमारा भी समर्थन है। सारे लोग मिलकर के अगर ओबीसी जनगणना के लिए खड़े होते हैं तो कल वो लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। हम मिलजुल करके देश में ये जो आज हिटलर साइड चल रही है इसको रोकेंगे, और इसके लिए आप लोग मदद करेंगे। यही बात कहने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक गांव में केवल
मिनिमम कम से कम 50 लोगों को तैयार करना। हम ऐसा मानते हैं कि चुनाव से आपकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। जन आंदोलन से समस्या का समाधान होगा। जन आंदोलन करना होगा। जन आंदोलन के लिए जनसंपर्क करना होगा। जनसंपर्क होगा तो जन संगठन बनेगा, फिर जन आंदोलन होगा। तो हम सारे के सारे लोग आज घूम रहे हैं, वो केवल जनसंपर्क करने के लिए, जन संगठन बनाने के लिए हम लोग घूम रहे हैं। ये केवल मेरी जिम्मेदारी अकेले की है, आपको भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी होगी। मैं दिल्ली से चल करके आया, आज मेरा 66वां दिन है। सहारनपुर की 1 नंबर बेहद विधानसभा ने शुरू किया और रात दिन चलते 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 एक दिन में 2 या 1 विधानसभा में मीटिंग लेते हुए, विधानसभा के अंदर में 1 या 2 या 3 गांव में जाकर के सभा को लेते हुए, दोपहर 2 बजे के पहले, खाने के पहले 2-3 जगह विधानसभा में, उसके बाद में फिर 2-3 जगह, शाम तक जब रात हो जाती है वहां रुक जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। समाज ही खाना खिला रहा है, समाज के लोग ही हमको सुलाने की व्यवस्था करते हैं, समाज के सभी लोग मिलकर के हमारी गाड़ियों में तेल भराने का काम करते हैं। अच्छा काम है, बुरा काम है? कोई टाटा बिरला, अदानी, अंबानी के खर्चे पर चल रहे हैं क्या हम लोग? मोदी चलते हैं। मोदी जी चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए लाखों अरबों खरबों रुपया नरेंद्र मोदी जी अदानी और अंबानी से देते हैं, उनके हवाई जहाजों में चलते हैं, प्रचार के लिए आते हैं, और जब सरकार बन जाती है तो सारे देश की संपत्तियों को अदानी और अंबानी के हवाले कर देते हैं। तो क्या हम भी ऐसा करें? अगर हम भी ऐसा करेंगे तो दुश्मनों पर हम में अंतर क्या रह जाएगा? काशीराम साहब ने एक बार इलाहाबाद में रैली को संबोधित कर रहे थे, वीपी सिंह हेलीकॉप्टर से उड़ रहा था, उधर देख रहा था, वो भी चुनाव लड़ रहे थे उस समय। काशीराम साहब लाखों की रैली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने एक सिद्धांत दिया, 1 नोट 1 वोट चाहिए। मेरा नहीं है, काशीराम साहब ने क्या कहा? एक वोट 1 नोट चाहिए। तो लोगों ने सोचा बिल्कुल देंगे साहब। बोले कितने लोग बसपा को वोट देना चाहते हैं, काशीराम को जिताना चाहते हैं? तो सारे लोग एकदम खड़े हो गए, दोनों हाथ खड़े करके, साहब क्या सवाल पूछ रहे हैं यार, हम सारे लोग आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो वोट जिस दिन पड़ेगा उस दिन वोट डालना है हमारे लिए, मगर उससे पहले आज हमें नोट चाहिए। ये मैं खाली गमछा आपके बीच में फेंक रहा हूं, इसको भर के मेरे पास ले आइए। ऐसा घास का सा पोटला नोटों से भर करके मंच पर लोगों ने दिया। आज पैसे की कमी है बसपा के पास, अरबों खरबों रुपया है, एक मीडिया हाउस खड़ा नहीं कर पाए अपना, दूसरों के ऊपर निर्भर है, वो दिखाएं या ना दिखाएं उनकी बात है ना। तो हम समाज की लड़ाई समाज से ही मांग करके समाज को तैयार करने का काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं? मदद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसके लिए हौसला अफजाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर हम दुश्मनों से पैसा लेकर के अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपना संगठन चलाएंगे, तो उनकी हाजी हाजी करेंगे। अभी आजकल क्या हो रहा है मालूम है? भाजपाई गुंडे आते हैं, आपके मोहल्लों में आएंगे, कहेंगे अरे भैया कहा है लल्लू कला, तुम जयंती आ रही है बाबा साहब को जयंती नहीं मनाते हो? कैसे बाबा साहब अम्बेडकरवादी हो यार तुम लोग? कई जगह देखा मैंने, आपके आगे पता नहीं मुझे। तो आते हैं वोट के लिए, बोले अरे साहब सब ठीक है बाबा साहब, हम दिल से मानते हैं, जयंती मनाने का क्या मामला है, कोई बात नहीं, हम तो मानते ही हैं, हम भी मनाएंगे, कौन बनाएगा? तो पैसे वैसे थोड़ा सा मामला भी ऐसे चल रहा है। अरे कैसी बात करते हैं आपने? लो ये 2000 रुपये की जाओ खा पियो मौज करो और जयंती मना बाबा साहब की, खिलाया 5000 रुपये दिया। लोग झूम रहे एकदम से, बाबा साहब के बारे में ABCD पता नहीं क्या है, बाबा साहब का जीवन संघर्ष क्या है, क्या करना होगा हमें उसके लिए, संगठन कैसे बनाना है, संगठन कैसे चलाना है, कुछ भी पता नहीं है। खाए मौज के 14 अप्रैल मनाया आराम से, उसके बाद 2-4 बूंदी बांटी, उसके बाद में फिर सो गए साल भर के लिए, और फिर वही चुनाव के समय में आएंगे आप मिलकर, लल्ला क्या हाल है, सब ठीक है नेताजी? अच्छा तो थोड़ा देख लियो, वोट डलवा दियो, बना लिया गुलाम, देख लेना भाई साहब थोड़ा सा। अरे ठीक है भाई साहब कह रहे हैं सब लोगों से, नहीं कराना है काम, ध्यान रखना। बन गया गुलाम? ना चाहते हुए भी एक बार जिसकी आप लोगे उसकी हानि हानि आपको करनी पड़ेगी। और चुनाव के समय में तो कितने वोट है वैसे घर में? 5 वोट है साहब, ठीक है 2500 रुपये सारा वोट डलवा दी सवेरे। अरे शर्म की बात होती है दोस्तों, बाबा साहब के बच्चे भर गए आपको वोट का अधिकार दिलाने के लिए, हमारे समाज को अधिकार दिलाने के लिए, और हम लोग वोट बेच रहे हैं और फिर कहते हैं सरकार हमारी बननी चाहिए।
अब ये सवाल खड़ा होता है, वोट बेचने वाला जितना दोषी है उससे भयंकर दोषी जो है वोट दिया जिन्होंने रोजगार छीना। अगर मैं 25,000, 20,000, 10,000 रुपये महीने कमाता हूं, खुददार हूं,